दोस्तों नमस्कार एंड गुड डे। आज मैं एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं जो कि महाभारत और रामायण से जुड़ा हुआ है और उसका पूरा कंडीशन, उसका पूरा कंडक्ट क्या है। इपिक एज, उसे हम लोग इपिक एज के नाम से जानते हैं। इपिक एज में क्या है, रामायण और महाभारत की बातें इस काल में कही गई। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यह युग पूरा होगा, क्या होगा, इपिक एज का टर्म क्या है, किंगशिप एंड कासल। यानी कहा जाता है राजा और राजा के रहने की जगह, ये इपिक एज है। इसको नोट नोट कर लीजिए, इपिक एज है, इपिक एज है। इपिक एज को बहुत हद तक हम लोग पौराणिक काल के आधार पर मानते हैं या फिर कहीं कही हुई स्टोरी के आधार पर, गाथा के आधार पर मानते हैं। तो आज जो इस श्रृंखला में जिस चीज़ का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि मामला क्या है, किनशिप का है। मामला क्या है, किंगशिप का है। उसके पहले एक चीज़ जान लीजिएगा, चूँकि पैटर्न में चेंज हुआ है हम लोगों के, तो क्या देखते हैं इसमें, जो देखते हैं पैटर्न में जो चेंजेस देखने में आया है वो क्या देखते हैं हम लोग। चेंजेस में क्या देखते हैं, सेक्शन 1 जो कहा गया है क्या है, एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में क्या है, 13 विषय होंगे, लैंग्वेजेस होंगे और 60 में से 50 क्वेश्चन का जवाब देना आपको होगा ही किसी भी हालत में। दूसरा सेक्शन है लैंग्वेजेस, उसमें 20 होंगे और 20 में यही विशेषता क्या होगी, यानी टोटल क्वेश्चन आपके पास 60 होंगे तो 60 में से 50 का जवाब आपको देना ही होगा। और फिर डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक, ये सारा डोमेन सब्जेक्ट है। इसकी विशेषता बहुत है, खास करके सोशल साइंस में। तो इस पर भी आप जब कैरी ऑन करेंगे, इसकी विशेषता पर जब ध्यान देंगे तो क्या देखते हैं, इसमें भी कंडीशन वही है, यानी 60 में से आउट ऑफ 50 के जवाब दें। पहले ये 40 हुआ करता था। जो जनरल टेस्ट की बात है, जनरल टेस्ट आप जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें सभी विषयों का पदार्पण, सभी विषयों की इनकॉर्पोरेशन होती है। और इसका कंडीशन क्या है, इसमें 50 में से क्या कहेंगे, 60 में से 50 का जवाब आपको देना ही होगा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो टाइम की जो अवधि दी गई है आप लोगों को, उस पर आप ध्यान देंगे। टाइम की अवधि क्या दी गई है, टाइम की अवधि जो दी गई उसके अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग, टोटल जो टाइम अलाउड है 60 मिनट का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स है। और जो करेक्ट होगा वो +5 नंबर का होगा और जो माइनस होगा, माइनस निगेटिव मार्किंग भी होगी। कुल मिला के जो क्वेश्चन का जवाब देना आपको 50 होगा। और यहाँ पे भी आप पेमेंट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आंसर टू बी, इसको 40 नहीं बल्कि इसे आप 50 मान करके चलेंगे। तो ये उद्घोषणा मैंने कर दी है। अब आइए आते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। इसमें किंग और कासल में जो टॉपिक मैं कवर करूँगा इसके अंतर्गत आप ध्यान देंगे। इसमें जो टॉपिक मैं कवर करूँगा, जो आपकी पूरी तरह से लिखित कह सकते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या देखते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं, सबसे बड़ी विशेषता क्या नज़र आती है, प्रिंसिप एंड यू कैन से पियादसी। इसमें द अर्लिएस्ट स्टेट की बात भी कही जा रही है, इसमें अर्लिएस्ट एम्पायर की बात की जा रही है, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप की बात की जा रही है, टाउन्स और ट्रेड मतलब है नगर और व्यापारिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और बैक टू द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंसेस, इसकी बात हम लोग करेंगे। आइए हम श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इसको याद ध्यान देके देखिएगा, सभी सब अन्य विषयों से ये बिल्कुल अलग सा विषय भी है, विस्तृतता भी दी गई है और आपके सिलेबस में है। किनशिप है, कासल है, किंगशिप है, कास्ट है, किनशिप है, कास्ट है और क्लास है, ये याद रखिएगा। किनशिप का मतलब क्या होता है, पारिवारिक चीज़ है, यानी डायनेस्टी से रिलेटेड चीज़ है, कह सकते पारिवारिक चीज़ें, इसे किनशिप के नाम से जानता है। पिता है, पुत्र का पुत्र है, वो सारी चीज़ किनशिप के रूप में, यानी परिवार का प्रारूप है, उसे हम लोग किनशिप के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़ है क्या, कास्ट। कास्ट और क्लास, दो चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा।
कास्ट और क्लास की उत्पत्ति की अगर बात हम लोग करते हैं, अगर कास्ट और क्लास की क्या कहते हैं उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, कास्ट और क्लास आया कैसे, सिस्टम में इसका पदार्पण कैसे होता है, पहले कास्ट आया या पहले क्लास आया, अगर इस चीज़ की घोषणा की जाती है क्या होगी, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं सामने में। तो यहाँ पहली चीज़ हम लोग देखें, व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कास्ट एंड क्लास। कास्ट और जो दूसरी चीज़ है क्या है, क्लास। सबसे पहली बार जब ओरिजिन एवोल्यूशन हो रहा है जाति प्रथा का, कास्ट और क्लास की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कौन आता है, पहली चीज़ क्या तो आता है, वो आता है क्लास। और क्लास की उत्पत्ति का प्रमाण कब से मिलता है, इट कम्स फ्रॉम ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदा के काल से ये आता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसका कार्यकाल मानते हैं हम लोग 1500 बीसी से, 1500 बीसी से हम लोग 1000 बीसी का युग मानते हैं, जब पहली बार भारत में क्या कहते हैं वर्ण प्रथा आती है। सिस्टम क्या होता है, वर्णा, वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर। वर्णा का मतलब क्या होता है, कलर, रंग। तो जो पहले जब आर्यन भारत में आए थे तो क्या नजर आता है, उनको कहा जाता था उत्तम क्लास के लोग थे, एक अलग वर्ग के लोग थे, उनका रंग सफ़ेद होता था, गोरा होता था। जो भारत के लोग इंडिजिनस थे उनका ब्रिटिश कलर होता था। तो कहने का मतलब है कि कास्ट की जो डेवलपमेंट है, कास्ट के डेवलपमेंट का जो विकास हो रहा है, इसका बेस कहाँ से नज़र आता है, वैदिक एज से नज़र आता है। और इस वर्ग में क्या देखते हैं, इस काल में क्या देखते हैं हम लोग, कोई अगर ब्राह्मण है, कोई अगर ब्राह्मण है तो उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी मतलब है उसका काम क्या है, मंत्रोच्चारण करना, यज्ञ, यज्ञ में काम करना। और क्या देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी था इस पीरियड में। अश्वमेध यज्ञ था जिसमें घोड़ों की बलि होती थी। राजसेव यज्ञ था, रजस्यु यज्ञ था, इसे राजस्यु क्या रजस्यु यज्ञ कहेंगे हम लोग। रजस्यु यज्ञ था। उसके अलावा क्या था, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में क्या होता था, रथ दौड़ा करता था। रजस्यु यज्ञ क्या होता था, कोरोनेशन, ताजपोशी या कहा जाता था मुकुट पहनाया जाता था। किस युग में, किस यज्ञ में, राजस्यु यज्ञ में। और यह अश्वमेध सैक्रिफाइस इस तथ्य की पुष्टि करता है, ये काम केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है क्लास और कास्ट की उत्पत्ति। तो ब्राह्मण जो क्या था, एक क्लास था, कास्ट नहीं था, क्लास था। उसकी कास्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसके वर्किंग कंडीशन से, उसके कार्य करने की कार्य प्रणाली से ही इस चीज़ का विकास होता है, डेवलपमेंट है। द आइडेंटिटी ऑफ द वर्किंग क्लास वॉज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, लोहार, they used to do, you can say, blacksmithy, they were called, you can say, लोहार। स्वर्णकार का मतलब सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार कहा जाता था। जो ब्राह्मण होता था, पाठ्यक्रम का काम करता था, यज्ञ का काम कर रहा था, पूजा अनुष्ठान करता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता। इसी तरह से युद्ध करने वाला आदमी क्या होता था, क्षत्रिय होता। तो सवाल ये उठता है, जो सबसे पहली बार इतिहास में आता है, और इस युग में क्या देखते हैं, रामायण महाभारत का युग, युग जो है इपिक युग की बात कहा जाता है। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कि जाति का निर्माण उसके कर्मों के आधार पर किया जाता था, ना कि उसके जन्म के आधार पर किया जाता था। तो इसमें आप नोट कीजिएगा, प्रश्न भी पूछा जाता है कि जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्लास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये पूरा सामान्य चीज़ आता है कि वर्ण पहली बार क्या आता है, वर्ण आता है। वर्ण का मतलब कलर होता है। कलर का मतलब क्या होता है, जो आदमी जिस काम को करता है उसे उसी वर्ग के नाम में बांटा जाता है, उसी वर्ग में विभाजित किया जाता है। आप ये समझ गए होंगे। इसका प्रमाण मिलता है ऋग्वेदिक काल से। ऋग्वेदिक का काल आप पहले से जानते हैं, ये 1500 BC का काल माना जाता है, वैदिक काल को कहते हैं। अब दूसरी चीज़ कहते हैं, अभी क्या मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा क्लास का। क्लास के बाद एक शब्द आता है क्या, कास्ट। कास्ट का मतलब क्या है, जाति प्रथा। जाति का निर्माण कहाँ से हुआ? जाति के निर्माण में वैदिक ग्रंथ में इसका प्रमाण मिलता है। द वैदिक टेक्स्ट gives the information gives the information gives the information gives the information about the caste system, about the caste system। ये प्रश्न भी आया हुआ है, कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम का दूसरा प्रमाण मिलता है क्या है, वैदिक काल के ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम क्या है, पुरुष सूक्त। द बेसिक टेक्स्ट ऑफ which describe about the caste system, this is what you can, the पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त यह बताता है, पुरुष सूक्त इस तथ्य की घोषणा करता है। क्या घोषणा करता पुरुष सूक्त? कि ब्राह्मण का ओरिजिन उसके मुख से हो रहा है, क्षत्रिय का ओरिजिन उसके बाहु से हो रहा। बाहु का मतलब है आर्म। और वैश्य का जन्म कहाँ से हो रहा है, फीमर। फीमर का मतलब थाई से हो रहा है। इसका प्रमाण इस काल से देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये ब्राह्मण की मुख हुई, मुंह, जिसको वो कहते हैं माउथ। ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हो रहा है, मुख से हो रहा है, माउथ से हो रहा है। क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हो रहा है, आर्म से हो रहा है। वैश्य का जन्म कहाँ से हो रहा है, जंघा से, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर, इसकी बड़ी हड्डी होती है, वैश्य। और शूद्र का जन्म कहाँ हो रहा है, फीट से हो रहा है। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हो रहा है, क्षत्रिय का जन्म हाथ से हो रहा है, और वैश्य का जन्म फीमर थाई से हो रहा है, और फीट से किसका जन्म हो रहा है, तो शूद्र का जन्म हो रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो जाति प्रथा का विकास इस काल में शुरू होता है। और ये युग किसका है, इपिक एज। इपिक एज, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इपिक एज का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इपिक एज का कोई ऐतिहासिक हिस्टोरिसिटी इसकी नहीं है, लेकिन ये गाथा के रूप में है, परंपरा के रूप में है। इसलिए इस एज को हम लोग जानते हैं, इस हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं, क्योंकि परंपरा से ये ऐतिहासिक युग की विशेषता नज़र आती है, रामायण महाभारत की आती है। तो आज हम इसी युग की बात करेंगे। इस युग में जो सेक्शन मैंने डिस्कस किया है, अभी क्लियर मैंने क्या है, क्या शुरू हो जाता है इस काल से। इस काल से ये पता चल जाता है कि रामायण और महाभारत में सबसे बड़ी बात क्या है, कास्ट सिस्टम की भी उत्पत्ति हो रही। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज कास्ट सिस्टम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज क्लास सिस्टम। ये दो चीज़ आपने बता दिया मैंने, कास्ट सिस्टम क्या होगा और क्लास सिस्टम क्या होगा।
किनशिप का मतलब क्या होता है? परिवार होता है। और इस काल में सबसे बड़ी बात क्या है? ये 600 से 600 एडी का काल है। ये 600 ईसा पूर्व से लेके क्या देते हैं हम लोग, क्या है? एडी का काल है। और ये एक बहुत बड़ा युग है जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन युग। और इस युग में पहली बार क्या नजर आता है? एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू द फॉरेस्टेड एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बार क्या हो आता है? लोहे की खोज होती है। आयरन वॉज डिस्कवर्ड, आयरन वॉज डिस्कवर्ड। और आयरन को हम लोग, आयरन का प्रमाण वेद में मिलता है। इसे श्यामायस्क और कृष्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। जब आयरन की डिस्कवरी होती है तो क्या देखा जाता है? आयरन की डिस्कवरी ने क्या एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। किसके? पूरे सिस्टम में एक नया परिवर्तन ला देता है। कौन सा युग? आयरन का युग एक बहुत बड़ा परिवर्तन के युग के नाम में जाना जाता है। आयरन के युग में क्या देखते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्या होता है आयरन के युग में? आयरन की खोज होती है। जब आयरन की खोज होती है तो सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है? आयरन एक ऐसा मेटल आता है जिसकी उपयोगिता कहाँ की जाती है? एग्रीकल्चर में। आयरन की सबसे ज़्यादा उपयोगिता क्या होती है? एग्रीकल्चर में होती है। और जब एग्रीकल्चर में होती तो पहली बार क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस किए जा रहे थे, एग्रीकल्चर की जो उपयोगिता बढ़ती है उसका प्रमाण किससे मिलता है? लोहे का फाल हो जाता। मतलब है जो प्लाऊ शेल्स होते हैं, जो प्लाऊ होते हैं, लोहे के बने होते हैं। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। जो प्लाऊ शेल्स बने होते हैं लोहे के होते हैं। और लोहे के बने होने के कारण इसकी व्यापकता बहुत बढ़ जाती है। इसकी व्यापकता बहुत बढ़ जाती है। और पहली बार ये देखने को मिलता है कि हल और फाल, दो शब्द आता है, हल और फाल। इस काल में क्या देखते हैं? इस काल में क्या देखते हैं कि अब जो किसान जो है, हल को, किसान जो खेती का काम करता है, क्या देखते हैं? खेती का काम करता है। एक जगह पर 6 हल 6 बैल, इस जगह पे 6 बैल आते हैं। और जब प्लाउइंग शुरू हो जाती तो क्या देखते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? जितना आप ज़मीन को गहरा खोदिएगा उतना ज़्यादा पैदावार बढ़ेगा। और पहला व्यक्ति जिसका प्रमाण मिलता है एग्रीकल्चर में आता है, उसका नाम था वलहारा। बलहारा। और दूसरा नाम आता है बलराम। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बार किसी ने हल पकड़ा था, बलराम ने पकड़ा था। उनका नाम क्या है? हलधरा। और इस एग्रीकल्चर ने पूरे सिस्टम को बदल करके रख दिया। कारण क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है? आयरन से क्या होता है? फिर आयरन से आयरन से क्या होता है? आयरन से हथियार बनता है, औजार बनता है। औजार कहेंगे या इम्प्लीमेंट कहेंगे। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनने के बाद क्या हो जाता है? क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को खाली कर दिया जाता है। द सिस्टम वॉज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब जहां डिफॉरेस्टेशन किया गया, क्या देखते हैं? अर्बनाइजेशन केम टू डेवलप। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होता है। शहरीकरण हो जाता। और पहली बार इस काल में देखते हैं एक पंच मार का सिक्का, मतलब है जो सिक्का जारी किया जाता, द टर्म इज नोन एज क्वाइन, को कहा जाता पंच मार क्वाइन। पंच मार क्वाइन।
और जब सिक्का आ जाता है इस काल में तो क्या देखते हैं, पूरी तरह से शहरीकरण की व्यवस्था शुरू हो जाती है। बड़े 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 क्या कहेंगे, मार्केट डेवलप हो जाते हैं, शहरीकरण शुरू होना जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता चला जाता है। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ की व्याख्या यहाँ पे की गई है, इस काल में डेवलपमेंट होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का भी। क्या देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू द फॉरेस्टेड एरिया। अब जो जो वन प्रदेश था वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि का काम शुरू हो जाता। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। दिस वॉज हैपन ड्यू टू, ये होता क्यों है, लोहे की उपयोगिता से। होने का कारण क्या है, लोहे की उपयोगिता। और लोहे का वर्णन श्यामा यस कृष्ण यस वेद में भी प्रमाण देखने को मिलता है। देन क्या देखते हैं, लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्राफ्ट स्पेशलाइज ऑफ एन इमर्ज एज व्हाट वी कैन से डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। क्या देखते हैं, क्राफ्ट बनाने वाले लोग एक अलग समाज का वर्ग विकसित हो जाता है। मतलब क्या है, समाज में रहने वाले लोग कार्य करना शुरू करते हैं, बर्तन बनाना शुरू करते हैं, बास्केट बनाना शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाना शुरू करते हैं, समाज का एक वर्ग सामने निकल कर के आता है। इस प्रकार कह सकते हैं सोसाइटी का, समाज का विकास शुरू होता है। और फिर कास्ट सिस्टम भी इस पीरियड में एस्टैब्लिश हो जाता है। कहने का मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ओरिजिन मिलता है, किस आधार पर, काम के आधार पर। आगे चल के देखते हैं जब शहरीकरण हो जाता है तो ये लोग प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में समाज में एक वर्ग के रूप में विभाजित हो जाते हैं। तब यहाँ देखते हैं क्षत्रिय का काम होता, राज करना, शासन चलाना। तो ये प्रथा का विकास हो जाता। अब क्या देखते हैं इस काल में, क्या देखते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे जो थे वो सब लोगों में समरूप नहीं था। सोसाइटी इगलिटेरियन नहीं थी। जो कृषक वर्ग था पैसा उसके पास था, जो कृषि का काम करता था, जो करवाता था, भूमि जिसके पास थी उसके पास पैसे भी प्रचुर मात्रा में थे। तो समाज में जो बंटवारा होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, अनइक्वल है, बराबरता नहीं होती, इगलिटेरियनिज्म नहीं हो पाता। क्या देखते हैं, समाज में डिफरेंसेस आता है। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज एंड व्हाट whom, where also the need of what, consider the language and the way of circulating। और क्या देखते, इस काल में भाषा का विकास हो रहा है, भाषा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और इस काल में क्या देखते हैं, महाभारत पुस्तक सामने में आ जाती है। महाभारत मुख्य रूप से क्या है, एक बैटल, एक लड़ाई है, एक मोरल स्टोरी है जो मोरल सिद्धांत के बारे में व्याख्या करती है। और हिंदू जनजाति, कह सकते ब्राह्मण क्षत्रिय जनजाति की विशेषता की बात करती है। पहली बार कंपाइलेशन हो जाता है, उस कंडीशन में इपिक के रूप में सामने आ जाता है, महाभारत कहा जाता है। महाभारत क्या है, एक कहानी, एक गाथा है जिसमें क्या देखा जाता है, मोरल और इमोरल। मतलब क्या देखते हैं हम लोग, नैतिकता और अनैतिकता की कहानी वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे परिवार और समाज की बात को भी डिटेल में बताया जाता है। इसमें देखा क्या जाता है, 1020 BC की बात नज़र आती है। और उसमें सबसे बड़ी बात है ये क्या, नेचुरल हिस्ट्री अबाउट द टू सेक्ट्स। दो वारिंग ग्रुप है, वो दोनों के दोनों क्या है, आपस में किनशिप है, एक फैमिली परिवार के लोग हैं, एक कौरव होता है, एक पांडव होता है। यानी एक ही परिवार के दो ग्रुप है, या कह सकते दो भागों में बटा हुआ था। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, महाभारत किस रूप में प्रस्तुत हुई है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानकारी आप लेंगे, क्योंकि आपके इस टॉपिक का सबसे मूलभूत है। और 1919 में पहली बार इसका क्या किया गया, संकलन किया गया। और बहुत बड़े इतिहासकार के अलावा कह सकते हैं शिक्षाविद थे, इनका नाम था VS सूत्रंकर। इन्होंने पहली बार क्या किया, महाभारत का कंपाइलेशन किया, इस शोध को, इस गाथाओं का कंपाइलेशन किया। और संस्कृत में एक पांडुलिपि लिखा जिसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में बात करती है। और आगे चल के क्या देखते हैं, इसको कई भागों में, कई वर्गों में विभाजित किया गया, जिससे देश में मोरल, जिससे देश में नैतिकता, सारी चीज़ों की वर्णन देखने को मिलती है। और इसमें देखते क्या हैं, इसमें जो देखने वाली सबसे बड़ी बात क्या नज़र आती है, आगे चल के इसके वॉल्यूम में पब्लिश किया, 13,000 पेज में संकलित किया गया। आगे चल के देखते हैं 47 साल लगता है जो जिसे कंपाइल करके एक कहा जा सकता है एक पूरी पुस्तक के रूप में
कहा जाता संगठित रूप में रखा गया और वर्तमान में भी ये बिल्कुल ज्वलन जैसी चीज़ें नज़र आती हैं. And there were several common elements in the Sanskrit version, and the story evident to the manuscript found in all over the subcontinent from Kashmir and what we can say नेपाल इन द उत्तर भारत में क्या देखते हैं महाभारत कहानी कश्मीर से लेके नेपाल तक मिलती है और दक्षिण में क्या देखते हैं केरला से लेके तमिलनाडु तक ये कहानी मिलती है. कहने का मतलब महाभारत कोई नई चीज़ नहीं है. महाभारत पूरे भारत में विकसित है और इसकी प्रधानता या इसका प्रमाण पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है. और किस रूप में मिलता है? वो पुस्तक के रूप में है, वो साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में है, जिससे हम इस काल की व्याख्या, जिससे इस काल का इथिकल स्टोरी के बारे में भी जानकारी हम लोग ले सकते हैं. तो याद रहे MCQ क्वेश्चन का सवाल अगर आता है तो आपको डेट एरा को याद रखना पड़ेगा कि उत्तर में क्या देखते कश्मीर से लेकर नेपाल तक है और आगे जाके जब देखते हैं हम लोग तो तमिलनाडु तक ये पूरी तरह से विकसित है. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो सबसे मेजर चीज़ है हिंदू गाथा में, कथा में क्या देखते हैं, किनशिप की बात आती है. जब किनशिप की बात आती है तो उसमें मैरिज, शादी विवाह का तरीका क्या था. दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बदलते हुए आते हैं. जो सबसे मेरी बड़ी बात होती है इस कंडीशन में, गोत्रा सिस्टम था, पेन सिस्टम था, यानी कह सकते काउ पेन था, गोत्रा सिस्टम था. एक गोत्र की शादी सेम गोत्र में नहीं हो सकती थी. काउ पेन की परंपरा अर्ली वैदिक काल से ये विकसित हो चुकी थी. क्या देखते, फैमिली आर यूजुअली द पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क, और जो सबसे बड़ी इकाई थी परिवार की, परिवार सबसे बड़ी इकाई के रूप में देखा जाता है. और सबसे बड़ी बात देखते हैं क्या है इसमें, टर्म भी है किनफॉल्क. दूसरी चीज़ है वाइल द फैमिलीज और टाइज आर ऑफन regarded as what we can say natural and based on the bloody, they are defined in many ways. और कई प्रकार से इसको विकसित भी किया गया है, डिफाइन भी किया गया. तो पहली चीज़ क्या, किनफॉल का मतलब है यानी एक परिवार की कई सारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आती थी, उसे किनफॉल के नाम से हम लोग जानते हैं. फिर क्या देखते हैं, शादी विवाह का जो संबंध है एक गोत्र में नहीं हुआ करता, इसका भी प्रमाण उस काल से देखने को मिल जाता है. असली इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है, जो आपको CUT कहता क्या है, परिवार का ओरिजिन कैसे हो रहा है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, और क्या परिवार एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है. तो इसे हिंदू थ्योरी कहती क्या है, वेदा कहता क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक माँ के बच्चे या एक गोत्र का दूसरे गोत्र में शादी होगा, एक गोत्र का सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकता. इसकी व्याख्या भी की गई है. फॉर सोसाइटी हिस्टोरियन कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज फेयरली इजली. और कहते हैं इतिहासकार क्या कहते हैं, समाज का उद्भव कैसे हुआ है, समाज को किस प्रकार संगठित किया गया है, समाज में किस प्रकार का इंफॉर्मेशन का अभाव था, किस प्रकार के अभाव नहीं रहे थे, उन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद किया जाता है क्या क्या देखते हैं, फार मोर डिफिकल्ट. What is that? Reconsider the family relationship of ordinary people. और समाज में वैवाहिक संबंध या लोगों के साथ संबंध बहुत सरलता से स्थापित नहीं हो सकता. कारण क्या है, कारण यह है गोत्र सिस्टम इस काल में नहीं था. गोत्र सिस्टम था, एक गोत्र की दूसरे गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी. शादी अगर करना होता था तो आप किसी भी अन्य गोत्र के साथ शादी करो. छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाई गोत्रा सिस्टम. गोत्रा सिस्टम, गोत्र सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऋग्वेद से हुई है. गोत्र का मतलब होता है काउपेन. काउपेन का मतलब गौशाला. अगर एक गौशाला में एक गाय है, मदर काऊ, अगर एक मदर काऊ है तो उस गौशाले में दो चीज़ है, काफ काऊ यानी गाय का बछड़ा नहीं रह सकता है, प्लस क्या देखते हैं फीमेल काफ, वो भी नहीं हो सकती, रह सकती. कारण क्या है, कारण ऐसा नहीं है कि बड़ा होने के बाद जो काफ है वो मदर काऊ के साथ में क्या करे, इंसेमिनेशन करे.
और इसी तरह से ऐसा नहीं कि मदर काऊ की बछड़ी काफ, काफ क्या होगी, फीमेल होगी। ऐसा नहीं कि ये फीमेल अपने भाई काफ के साथ में इंसेमिनेट करे। तो इसीलिए कहा जाता है गोत्र सिस्टम कहता क्या है, सेम गोत्र में किसी भी पारिवारिक संबंध या किसी पारिवारिक रिश्ता नाता नहीं जुड़ेगा, वो बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा, सामान्य से अलग होगा। तो गोत्र सिस्टम का डेवलपमेंट इस काल में देखने को आता है। और गोत्र सिस्टम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एक परिवार एक समाज में किसी भी कंडीशन में उसका संबंध स्थापित कहीं भी या किसी भी कंडीशन में संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ये चीज़ सामने निकल करके आ जाता है। आगे देखते क्या हैं, आगे जब देखते हैं सोसाइटी की बात की जाती है, सोसाइटी में जो दूसरी चीज़ निकल करके आती है वो क्या दे, फार मोर डिफ़िकल्ट, रिलेशनशिप बनाना, संबंध बनाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। इसलिए सेम गोत्र में कभी भी शादी की प्रक्रिया महाभारत के अनुसार भी नहीं हो रही होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग दिस वन, इसमें अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है, क्या नज़र आती है, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, मतलब क्या था, जो परिवार समाज था वो क्या था, पितृ प्रधान इस काल में था, न कि मैट्रिलिनी था, पैट्रिलिनी था। हमेशा जो परिवार का जो भी प्रधान होगा वो पिता ही होगा, मेल ही होगा, फीमेल नहीं हो सकती। इस परंपरा की भी नींव पड़ जाती है अधिवेदी काल से, लेकिन महाभारत में यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। महाभारत स्टोरी डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर द लैंड, और ये कहानी किस चीज़, गाथा किस चीज़ की है, भूमि संपत्ति से जुड़ा हुआ है। और क्या जुड़ा हुआ है, ग्रुप ऑफ टू कॉजिन्स, यानी एक ही परिवार के, एक ही वंशज के दो ग्रुप के पुत्र हैं। मतलब एक कौरव हुआ करते थे, एक पांडव हुआ करते थे। और उसकी जो पैतृक परिवार था, मतलब पैट्रियार्कल जो था कि एक ही परिवार के दो पुत्र थे, दो भागों में विभाजित थे। और कौरव को कहा जाता था, इसमें डोमिनेंट कौन था, इसमें डोमिनेंट था कौरव। और इसी काल में एक समस्या शुरू होती है, जनपद का विकास भी इस काल में देखने को मिलता है। हम लोग जनपद का भी विकास इस काल में देखने को मिलता है, जनपद सिस्टम का भी विकास इस काल में देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली क्या देखते हैं, दोनों में युद्ध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, कौरव में और पांडव में। और आगे चल के क्या देखते हैं, पांडव की जीत हो जाती है। पांडव की क्या होती है, पांडव की जीत हो जाती है। और देखा क्या जाता है, चूंकि क्या देखते हैं, ये परंपरा क्या है, पैट्रिलिनियल है। और डिक्लेयर कर दिया जाता है महाभारत में कि कौरव ने इस युद्ध को जीत लिया है। और जीतने के बाद क्या हो जाता है, ये प्रमाण मिल जाता है, परंपरा इस काल से आगे की ओर बढ़ जाती है या परंपरा इस काल से आगे की ओर चल पड़ती है। इसमें अदर जो चीज़ आता है, इस पितृ प्रधान समाज में क्या देखते हैं, केवल पिता का पुत्र ही क्लेम कर सकता था कि उसकी संपत्ति का हिस्सा क्या है और वो हिस्सा किस रूप में उसमें विभाजित किया जा सकता है। और आगे क्या देखा जा, पितृ की मृत्यु के बाद क्या देखते हैं, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टी क्लेम टू बी फॉलो विद दिस। पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो अन्य डायनेस्टी, अन्य रूलर क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि साम्राज्य में मेरा हिस्सा इस काल में होना चाहिए, इस काल में होना चाहिए। ये कहानी जो है कि नहीं महाभारत की इस चीज़ को स्पष्ट करती है। और इसके साथ में जो मेजर चीज़ है क्या देखेंगे, पैट्रिलिनी यूनिक रूलिंग फैमिली। और क्या देखते, पुत्र प्रधान की जो समस्या आती है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी अभी भी समाज में, संस्था में क्या देखते हैं, परंपरागत जो तरीका है रूलिंग फैमिली का, पैट्रियार्कल या पैट्रिलिनियल के नाम से ही जानता है। सारी चीज़ पिता के नाम से शुरू होता है या चलता है। इट इज़ एविडेंट इन ए मंत्रा इन द रिचुअल्स दैट यू कैन से, ऋग्वेद में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है, इसके बारे में प्रमाण मिलता है कि पिता के बाद जो उत्तराधिकारी होगा उसका सन ही होगा, बेटा ही होगा। मतलब उसकी फैमिली की परंपरा का होना अत्यधिक ज़रूरी हो सकता है, तभी वो पैट्रिलिनियल के सिद्धांत को पूरी तरह से उपयोगी माना जा सकता है। और आखिर देखा जाता है क्या, ये पूरी तरह से क्या होते थे,
वेल्दी होते थे, अमीर होते थे। एंड क्लेम गॉड इंक्लूडिंग ब्राह्मण, और क्या देखते हैं, अपने टाइटल को भी ऊंच रखते हैं और ये अपने को मानते थे कि ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है, पैट्रिलिनियल कल्चर वॉज अगेन द मेजर फोकल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी ऑफ द महाभारत। महाभारत में इस तथ्य की पुष्टि बहुत बड़े पैमाने पे, या कह सकते हैं कि जो पैमाना है इसका बड़प्पन का, या कह सकते हैं परंपरा की चलने का, ये चीज़ आगे भी देखते हैं तो आगे में ये कंटिन्यू हो जाता है। टर्म्स ऑफ फैमिली एंड द किन। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो टर्म यूज़ किए जा रहे हैं फैमिली और किन के आधार पर, इसको ध्यान से देखिएगा और बच्चों आप लिख लोगे तो आसानी होगा। कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब क्या है, कुलप, यानी कुल का जो हेड होता था उसे कुलप नाम से जानते हैं। वंश इज यूज फॉर द लीनिएज, वंशा एक टर्म यूज हो रहा है। लीनिएज का मतलब आपके पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का फिर पुत्र का फिर जो है कि नहीं पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र का फिर पुत्र पौत्र होता है। तो लीनिएज एक परंपरा चली जाती, दादा होता है, दादा के बाद पोता हो, दादा के बाद बेटा होता है, बेटा के बाद पोता हो, पोता के बाद फिर से उसका भी बच्चा होगा। ये टर्म क्या है, लीनिएज, यानी परंपरा चली पड़ती है इस कंडीशन में। पैट्रिलिनियली मीन्स ट्रेसिंग द डिसेंट फ्रॉम द फादर एंड सन। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पिता और पुत्र, फिर क्या है ग्रैंडसन के साथ मिलती है। और क्या देखते हैं, मैट्रिलिनियली इज द टर्म यूज डज दिस डिसेंट ट्रेस्ड थ्रू व्हाट वी कैन से मदर, और मदर के कुल से देखा जाए होता है, लेकिन परंपरा कहाँ की है, पैट्रिलिनियल या पैट्रियार्कल। जैसे इंद्र की बात किया जाए, इंद्र मेल थे और ये शक्ति के प्रतीक थे, पावर के प्रतीक थे, इसका कंडीशन यहाँ से चलता है। और इंद्र क्या थे, रेन गॉड थे, रेन गॉड थे। अब देखिए कंडीशन क्या है, जो हेड ऑफ द फैमिली इन द विलेज को क्या कहते हैं हम लोग, वसुपति के नाम से जानते। जो विलेज का हेड होता था, विषय, टर्म क्या होता है, विषय, विषय, इसको कहते हैं क्या, विश्वपति के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद क्या थे, ग्रामीणी का मतलब विलेज में रहने वाले लोग होते थे, और ग्रामीण जो हेड होते थे उनको गोपा भी कहा गया, उनको गोपा नाम से भी जाना गया। और हेड ऑफ द विलेज को हम लोग ग्रामीण के नाम से जानते थे, और वर्तमान परिवेश में भी हम लोग ग्रामीण ही कहते हैं। आगे देखिए, कुलप, कुलप का मतलब किस कुल का आदमी है, और गृहपति हेड ऑफ द फैमिली, जैसे पिता है, पिता के साथ 3 बच्चे हैं, पिता पिता के साथ, यानी कैसे ये तीनों के तीनों क्या कुलप हैं, यानी एक ही फादर के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के ये अलग अलग छोटे छोटे बच्चे, इसे कुलप के रूप से कहा गया है। जैसे कह सकते हैं हम लोग कुल, कुल का मतलब फैमिली है, कुल है, कुल, ये कुलप अलग अलग भाग में बटा गया, और कुल मिला के कहा जाता है ग्राम और विलेज का, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फैमिली इन द ट्राइब ऑफ जना, और जनक के रूप में जाना गया। कई रूप मिल करके क्या होते थे, कई रूप मिल करके जना के रूप में जाने जाए गए हैं। तो क्या देखते हैं, वशुपति आ गया है, ग्रामीणी आ गया है, कुलप और गृहपति आ गया है, कुल है, फैमिली है, ग्रामा है। और इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा याद रखेंगे। तो महाभारत में खास करके जो फैमिली का प्रोग्राम होता है, जो फैमिली का स्ट्रक्चर जो बना गया, या इसे हम लोग अंग्रेजी में जेनोलॉजी भी कहते हैं, यही इसका मुख्य आधार या यही उसका मुख्य बेस रहा होगा या रहेगा, हमेशा ध्यान देना होगा। अब एक चीज फिर एक सामने नजर आती है, जो चीज इस परिवेश में सामने नजर आती है, क्या देखते हैं, आदि पर लिटरेरी फर्स्ट सेक्शन बताता है कि संस्कृत में महाभारत डिस्क्राइबिंग वाई कॉन्फ्लिक्ट एरोज एमंग द कौरव एंड पांडव। सवाल ये उठता है, कौरव और पांडव में युद्ध हुआ क्यों, और कौरव किसके सन थे, धृतराष्ट्र के सन थे, और धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे, पांडव वेयर थे कजिन, और पांडव कौन थे, उनके कजिन थे, चचेरे भाई थे। चूंकि धृतराष्ट्र का थे, धृतराष्ट्र जो है ब्लाइंड थे, अंधे थे, और उसका अंदर उसके जो छोटे भाई थे पांडु थे। और क्या देखते हैं, वो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठते हैं, और गद्दी पे बैठने के बाद क्या देखते हैं, उनका प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद धृतराष्ट्र जो है कि नहीं, अंधे थे, इनके किंग के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यहीं से शुरू हो जाता है
प्रिंसेस वर स्टिल वेरी यंग, और बच्चे उनके जवान थे। और आगे चल के देखते क्या है, जब बड़े होते हैं ये, हस्तिनापुर के निवासी हो जाते हैं, तो क्या अपने आप को डील करना चाहते हैं कि मैं शासक हूँ, मैं राजा हूँ। फिर आगे देखते क्या है, पांडव सामने निकल के आते हैं, फॉर दे वर मोर कैपेबल वर्चुअस एंड देन कौरव, और पांडव इनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, पावरफुल होते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या देखते हैं, ये इल्डेस्ट सन के रूप में भी होते हैं। और क्या देखते हैं, और आगे देखते क्या है, ही अप्रोच हिज फादर फॉर दैट। आगे क्या देखते हैं, इन दोनों में इन दोनों में जब युद्ध होता है, या फिर कह सकते हैं इन दोनों में जब कटुता बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्या देखते हैं, उसकी जीत हो जाती है। और फिर यहाँ पे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, रूल्स ऑफ मैरिज की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लिया होगा, पढ़ लिया, जान लिया होगा। और याद रखिएगा, टर्म को याद रखिए, मैं टर्म के ऊपर इम्फेसिस देता रहा हूँ। तो कुल मिला के कंक्लूड मैं कर रहा हूँ, महाभारत एक मोरल स्टोरी है, एक आदर्श की स्टोरी है। इन दिनों में भी मेरे कहा जा सकता है कि जो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, कि परंपरा में भी, इपिक में भी ये कहानी है, इसको हम लोग टाल नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।